Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is हार्मोन्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, फिर वहाँ से टारगेट सेल जो उनका होता है, स्पेसिफिक जो ऑर्गन है, टिश्यू है, तो वहाँ पे जाके वो क्या करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, मतलब उनकी कोई डक्ट्स नहीं होती, और वो क्या करती हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डक्ट ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, उनकी ट्यूब्स होती हैं, और वो क्या करती हैं, वो हार्मोन कोई प्रोड्यूस नहीं करती, वो सेक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, वो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, टीयर्स, इस तरह टीयर्स आपके पास प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती। उनके जो उनसे जो भी चीज़ प्रोडक्शन होगी उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, वो एक्सक्रीट करती हैं। अब उसके बाद हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रा सेलुलर हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर से मुराद ये है कि सेल से बाहर, जैसा कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल से बाहर है। सेल जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये जो तीन मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो इंट्रा सेलुलर हैं ये कहाँ पे होंगे, या न्यूक्लियस के अंदर होंगे या साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। ठीक है, तो हमने इनका मैकेनिज्म भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि हार्मोन्स जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड इसमें आप देख सकते हैं कि रिसेप्टर्स, जो फिगर ए है इसमें है रिसेप्टर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिगर जो बी है इसमें है रिसेप्टर इन सेल मेम्ब्रेन। अगर यहाँ पे आप देखें तो रिसेप्टर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास एक हार्मोन है। ठीक है, ये हार्मोन मॉलिक्यूल आ रहे हैं via ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर है, और ये सिग्नल रिसेप्टर, ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन लगी हुई है और उसके ऊपर ये रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगी, सिग्नल ट्रांसडक्शन होगी। ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन यानी सिग्नल आके कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, टारगेट सेल इसका ये था, यहाँ पे आगे वो क्या करेगा, ये हार्मोन आके अपने रिसेप्टर के ऊपर कहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपोफिलिक है, तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होता है कि ये इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये जो हार्मोन मॉलिक्यूल होंगे, ये सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल होगा, इसके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आके वो बाइंड करेंगे। फिर इसका जो मैकेनिज़्म है वो कैसे होता है कि यहाँ पे फिर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, ये फिर सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, जी प्रोटीन होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको एक्टिवेट करते हैं। फिर आगे वो एक सेकंड मैसेंजर होता है CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसको एक्टिवेट करती है। फिर आगे वो एक प्रोटीन होती है PK, प्रोटीन काइनेज, उसको एंजाइम को एक्टिवेट करेगी, और फिर आगे वो क्या करती है, सेलुलर रिस्पॉन्स को इंड्यूस कराती है। इसी तरह अगर आप देखें रिसेप्टर इन सेल न्यूक्लियस, ठीक है, अगर ये इन रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, अब ये जो रिसेप्टर होते हैं, ये देखें, ये कि हार्मोन मॉलिक्यूल जो होगा वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आएगा, और यहाँ पे देखें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको कोई टारगेट सेल यानी कोई रिसेप्टर आपको नज़र नहीं आ रहा। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर आपको कोई रिसेप्टर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डायरेक्टली जाते हैं टारगेट सेल के, टारगेट सेल जो होता है, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे। टारगेट सेल को कैसे इफेक्ट करेंगे, यानी टारगेट सेल जो होता है ये सेल का न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद इसका जो रिसेप्टर देखें, अब ये हार्मोन मॉलिक्यूल है, इसका जो रिसेप्टर है देखें बिल्कुल कहाँ पे है, सेल के अंदर है, न्यूक्लियस में। ठीक है, ये बाहर साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, और ये सिग्नल ट्रांसडक्शन हुई है। ठीक है, सिग्नल कैसे आगे ट्रांसमिट हुआ है, यानी ये क्या करते हैं कि जीन रेगुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, जाके DNA होता है, वहाँ पे जाके उसकी जो स्पेसिफिक साइट्स होंगी वहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, और इस तरह ये सेलुलर रिस्पॉन्स इंड्यूस कराते हैं। फिर वहाँ से आगे ट्रांसक्रिप्शन और इसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, यानी जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन का जो काम होता है वो कौन से हार्मोन कराते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के जो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स जिनके होते हैं, यानी जिनके रिसेप्टर होंगे सेल के अंदर। ठीक है, वो जाके न्यूक्लियस के अंदर DNA के ऊपर जाके स्पेसिफिक साइट्स होती हैं उनके ऊपर जाके बाइंड करते हैं। फिर आगे
जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए दूसरे जो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, वो क्या करते हैं कि सेकंड मैसेंजर के थ्रू अपना काम करते हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे इंट्रा सेलुलर जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेल के अंदर होंगे या न्यूक्लियस में होंगे या साइटोप्लाज्म में होंगे। और ये जो रिसेप्टर्स होती हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए होते हैं। मतलब यहाँ पे इन रिसेप्टर के साथ जो हार्मोन्स बाइंड करेंगे वो कौन से बाइंड करेंगे, सिर्फ लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिपोफिलिक है, तो वहाँ से सिर्फ वही हार्मोन्स, वही लाइगेंड, वही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंटर हो सकते हैं जो क्या होंगे, लिपिड सॉल्युबल होंगे, ठीक है, जिनकी नेचर क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल, और वो सेल मेम्ब्रेन को ईजिली पास कर सकते हैं। और उसके बाद द हार्मोन रिसेप्टर पेयर गोज़ टू सेल इंस्ट्रक्शन बुक डीएनए टू टर्न जीन ऑन और ऑफ, ठीक है। हमने देखा था अभी जाके डीएनए के साथ स्पेसिफिक साइट पे बाइंड कर रहा था, फिर उसके बाद अगर उसको किसी प्रोटीन की ज़रूरत थी, ठीक है, अगर बॉडी में इंसुलिन की ज़रूरत है, वो क्या करेंगे, जीन जो होंगे इंसुलिन बनाने वाले वो टर्न ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, जो इंसुलिन प्रोटीन है वो बन जाएगी। और इनका जो रिस्पॉन्स होता है वर्क स्लोली बट लास्ट आ लॉन्ग टाइम, ठीक है। जैसा कि आप देखेंगे इनका जो स्लोली करेंगे काम ये, और लॉन्गर टाइम के लिए इनका जो रिस्पांस होगा वो रहेगा, ठीक है, सेल के अंदर। इसके बरक्स अगर दूसरे में देखा जाए एक्स्ट्रा सेलुलर, तो वो जो होंगे वो वर्क फास्टली करेंगे, लेकिन उनका जो रिस्पांस होगा यानी जो लॉन्गर टाइम के लिए नहीं होगा, यानी शॉर्टर टाइम के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल होंगे, ये क्या करते हैं, जाके डीएनए के ऊपर जो साइट्स होती हैं वहाँ पे उस ये जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन का काम करते हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है, जाके डीएनए के साथ ये बाइंड करते हैं। तो ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें टाइम लगता है, यानी मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसके बाद प्रोटीन बनेगी, उसके बाद वो जो प्रोटीन बनेगी वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सेल में रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि इन दोनों के जो रिस्पॉन्स होते हैं, स्लो रिस्पॉन्स किसका होगा, इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर का, और ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है फिर, ठीक है। इसके जो ऑपोजिट होगा वो किसका होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर का। इस तरह एक्स्ट्रा सेलुलर जो हैं वो कहाँ पे होते हैं कि नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि ये लिपिड सॉल्युबल नहीं होते, ये वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है, जस्ट लाइक पेप्टाइड्स एंड अमाइंस। तो ये सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं, जैसा कि CAMP मैंने आपको बताया था, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और कैल्शियम। और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं कि आपने देख लेने कि इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर और एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन रिसेप्टर में लोकेशन जो है वो इनसाइड द सेल ऑन द सेल मेम्ब्रेन जो एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे। उसके बाद हार्मोन टाइप जो हैं लिपिड सॉल्युबल कौन से होंगे, इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर। उसके बाद वाटर सॉल्युबल जो होंगे वो एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होगा वो डायरेक्टली एक्ट्स अल्टर्स जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इंट्रासेलुलर जो होते हैं वो जीन एक्सप्रेशन को डायरेक्टली अल्टर करते हैं, जाके डीएनए के साथ बाइंड करते हैं, वहाँ से फिर वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस इनिशिएट कराते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रिगर सेकंड मैसेंजर कैस्केड, ठीक है। ये सेकंड मैसेंजर के थ्रू जो है ना अपना काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जो रिस्पॉन्स होगा ये क्या होगा, इसका रैपिड रिस्पॉन्स है उन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर का। उसके बाद रिस्पॉन्स जो होगा इंट्रा सेलुलर का वो स्लोर ऑनसेट होगा और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैसे ये स्लोर ऑनसेट है और इसका कैसे रैपिड ऑनसेट है। नेक्स्ट आप ये देख लें केमिकल क्लासेस ऑफ हार्मोन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। जो पॉलीपेप्टाइड्स होंगे वो नॉट लिपिड सॉल्युबल हैं, तो इस वजह से ये क्या कहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इस तरह अमीनो एसिड जो होंगे या उनके जो डेरिवेटिव्स होंगे जैसे कि टायरोसिन, एपिनेफ्रिन है, ये भी क्या होते हैं, नॉट लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, यानी लिपिड सॉल्युबल नहीं है ये। तो ये कहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर होगा। उसके बाद जो स्टीराइड्स होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं और ये कहाँ पे बाइंड करेंगे, बाइंड्स टू रिसेप्टर इनसाइड टारगेट सेल, ठीक है। जो टारगेट सेल होगा और इसके जो रिसेप्टर्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, टारगेट सेल के यानी सेल के अंदर होंगे, ठीक है। सेल के जैसा कि इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर थे ना, तो इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। 3 मेजर क्लासिफिकेशन है जो हार्मोन्स हैं उनको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। एक होते हैं पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन हार्मोन, स्टीराइड्स हार्मोन है, और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं जिनको अमाइंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 क्लासेस हैं हार्मोन्स की, तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स भी आ जाएंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे आगे।
अब पेप्टाइड हार्मोन जो हैं, जैसा कि आपको पता नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोटीन हार्मोन होते हैं। तो प्रोटीन किसकी बनी होती हैं? अमीनो एसिड की, ठीक है। और इसके अंदर एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाते हैं? टायरोसिन रिलीजिंग हार्मोन है, प्रोटीन है, इंसुलिन है और ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है। ये सारे जो हार्मोन्स हैं, प्रोटीन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, टायरोसिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सारे किस में आ जाते हैं? पेप्टाइड हार्मोन में। इनकी जो केमिकल नेचर है, ये पेप्टाइड इन नेचर है, ये प्रोटीन इन नेचर है। अब इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। मेड एंड स्टोर कहाँ पे बनते हैं? सिंथेसाइज ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड केप्ट इन वेसिकल अंटिल रिलीज, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनेंगे, उसके बाद वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। जब तक इनको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा तो उस वक्त तक ये क्या होंगे? वहाँ से रिलीज़ नहीं होंगे। वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। ट्रैवल फ्रीली इन ब्लड विदाउट कैरियर सरफेस रिसेप्टर्स, बाइंड ओनली टू सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, कैन नॉट इंटर सेल, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो स्टीराइड्स होते हैं वो ही लिपिड सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा जितने भी जो दूसरे हार्मोन है वाटर सॉल्युबल हैं और वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ जाके बाइंड करेंगे, सेल के अंदर नहीं जाएंगे। सेकंड मैसेंजर वर्क्स विया मॉलिक्यूल लाइक CMP, कैल्शियम, IP3 इनोसिन फास्फेट, डाईसाइलग्लिसरॉल, ठीक है। अब इन पाथवे के थ्रू ये क्या करते हैं? ये काम करते हैं, ठीक है। CMP है, कैल्शियम है, IP3RDAG डाईसाइलग्लिसरॉल और इनोसिटोल फास्फेटेज, ठीक है। इनके थ्रू ये काम करते हैं। ये डिफरेंट सेकंड मैसेंजर हैं ये सब, ये CMP, कैल्शियम, IP3 और DAG और RT के पाथवे। अब इनका जो रिस्पांस था फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। एक्ट्स विद इन सेकंड मिनट्स एंड आर क्विकली डिग्रेडेड। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? जब अपना रिस्पांस ये कर लेंगे उसके बाद ये डिग्रेड हो जाते हैं। अब ये देखिए इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि थोड़ा सा इसमें अगर ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूँ, पहले आप इस पर आ जाएँ कि ये हार्मोन जो हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं। देखें सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, इनका जो रिसेप्टर है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये हार्मोन है, ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन हैं, ये आर है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ, वहाँ पे आके वो बाइंड करेगा। उसके बाद क्या होगा? तो बाइंडिंग एक्टिवेट्स G प्रोटीन। उसके बाद एक G प्रोटीन होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इसके G प्रोटीन के अलावा यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उनको बोलते हैं GRPC, G प्रोटीन, GRCP, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। GPCR, ठीक है, कपल रिसेप्टर, GPCR उनको बोलते हैं, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। उसके बाद वो क्या करते हैं? G प्रोटीन को एक्टिवेट कराते हैं। अब ये G प्रोटीन का कुछ मैकेनिज़्म इस तरह से है कि ये जो G प्रोटीन होती है इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक अल्फ़ा सब यूनिट होती है, एक बीटा और गामा होती है। अल्फ़ा जो सब यूनिट होती है वो अलग होती है, ठीक है, वो उसका एक डिफरेंट सब यूनिट है। उसके बाद गामा और जो बीटा है वो दोनों इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि वैसे नॉर्मली जो अल्फ़ा सब यूनिट है उसके साथ GDP का एक मॉलिक्यूल होता है। तो जैसे ही आगे ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा वो G प्रोटीन का रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो G प्रोटीन होगी इसकी ये एक्टिवेट कैसे होगी कि उसके जो डिफरेंट जो सब यूनिट्स हैं उसमें से अल्फ़ा जो होती है वो वहाँ से क्या हो जाती है, बाकी जो बीटा और गामा जो होती हैं वहाँ से रिलीज़ हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं। और अल्फ़ा जो होती है उसके साथ एक और जब उसके अंदर ना कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आता है, सेल के अंदर एक GTP का मॉलिक्यूल भी होता है, वो आके उसके साथ बाइंड करता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है कि जो G प्रोटीन होती है ये एक्टिवेट हो जाती है। अब G प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद एक आगे एंजाइम होता है एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है ये क्या करता है? कन्वर्ट्स ATP को किस में कन्वर्ट करता है? CAMP, ठीक है। अब CAMP जो है ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सेकंड मैसेंजर का काम करता है। तो ये फिर आगे क्या करेगा? एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज PK, इसको एक्टिवेट करेगा। उसके बाद एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज जो होगी फिर आगे क्या करती है? फास्फोरिलेट प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी उनकी फास्फोरिलेशन करेंगी। पहले ये देखें जो प्रोटीन थी ये इनएक्टिव फॉर्म में थी, इसके साथ कोई फास्फेट ग्रुप अटैच नहीं है। अभी ये ATP इसके साथ था, ATP की हाइड्रोलाइसिस होगी और ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है ये देखें क्या करेगा? ये जो प्रोटीन पड़ी हुई है इसकी क्या करेगा? ये आपके पास जो प्रोटीन है ये देखें बिल्कुल सेपरेट है। उसके बाद ये क्या करेगा? ये जो फास्फेट इस प्रोटीन के साथ जब जाके अटैच होगा तो ये क्या प्रोटीन हो जाएगी? एक्टिवेटेड हो जाएगी। उसके बाद ये क्या करेगी? अपना रिस्पांस जो होगी ये इंड्यूस करेगी। नेक्स्ट स्टीराइड हार्मोन है। स्टीराइड्स हार्मोन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं और कहाँ से ड्राइव होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से ये बनते हैं।
और स्टीराइड हार्मोन है तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो होगी उसको इजीली क्लास करेंगे और इनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो इंट्रासेलुलर होते हैं, सेल के अंदर होंगे और ये जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। उसके बाद इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, लिपिड सॉल्युबल हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को इजीली पास कर ले जाएंगे, ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से ये बनते हैं, एक्ट्स ऑन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है, इनके जो रिसेप्टर्स होंगे सेल के अंदर होंगे या न्यूक्लियस के में हो सकते हैं या साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं। अब इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो देखें कि ये स्टीराइड हार्मोन है, ये स्टीराइड हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोई रिसेप्टर आपको नज़र नहीं आ रहा, इसके जो रिसेप्टर है देखें सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये देखें ये रिसेप्टर था इसका, ये इस चीज़ को दिखा रहा है, ये यहाँ पे भी न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। ये जो रिसेप्टर है ये कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या करेंगे, हार्मोन डिफ्यूज इनटू सेल, बाइंड्स इंट्रासेलुलर रिसेप्टर फॉर्मिंग हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स, ठीक है। ये जब इसके साथ ये बाइंड हो जाएंगे, ये सारे ये जो कम्प्लेक्स है इसको हमने किसका नाम दे दिया, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कम्प्लेक्स बाइंड्स डीएनए एट हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कम्प्लेक्स जो होगा ये डीएनए के साथ जाके बाइंड करता है, फिर क्या करते हैं, मॉड्यूलेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन। जो टारगेट जीन होगा मतलब ये जो अगर जीन आपको स्टीराइड हार्मोन की सिंथेसिस अगर आपको चाहिए तो इसके जो जीन होंगे इस हार्मोन के, उनको जाके वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा, इस तरह एमआरएनए बनेगा सबसे पहले और उसके बाद फिर क्या होगा, वहाँ से फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो इस तरह ये हार्मोन जो होते हैं अपना फंक्शन, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये ऐसे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अमाइन हार्मोन है, ये भी जो अमाइन है इनका नेम भी इंडिकेट करता है कि ये किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स, मेन टायरोसिन अमाइनो एसिड है, ठीक है, और सम टाइम ट्रिप्टोफान के भी बने होते हैं। दे में एक्ट लाइक पेप्टाइड हार्मोन, वाटर सॉल्युबल हो सकते हैं या स्टीराइड हार्मोन या लिपिड सॉल्युबल हो सकते हैं। और इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैटिकोल अमाइन एक्ट्स लाइक पेप्टाइड हार्मोन, इसमें भी कुछ जो हार्मोन्स हैं यानी अमाइन जो होते हैं ये इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पेप्टाइड हार्मोन के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं और स्टीराइड के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कैटिकोलामाइन है ये पेप्टाइड इन नेचर हैं, ठीक है, इनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेप्टाइड हार्मोन की तरह हैं, और जो थायराइड हार्मोन है वो स्टीराइड हार्मोन की तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो इनका जो रिस्पॉन्स होगा स्लो लॉन्ग लास्टिंग होगा और इनके जो रिसेप्टर होंगे वो भी क्या होंगे, इंट्रासेलुलर होंगे। ये अपने एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। उसके बाद सब ग्रुप जैसे कैटिकोलामाइन है ये कहाँ से ड्राइव्ड हुए हैं, टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, इसके जो रिसेप्टर्स हैं वाटर सॉल्युबल हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, सरफेस के ऊपर होंगे और इनका जो एक्शन होगा वो सेकंड CAMP सेकंड मैसेंजर के तौर पे ये काम करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के अंदर एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन जो होते हैं इनका काम क्या होता है, इंक्रीज हार्ट बीट, हार्ट रेट, ब्लड फ्लो ड्यूरिंग स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस के ही हार्मोन है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। अब नेक्स्ट थायराइड हार्मोन है, थायराइड मैंने आपको ऑलरेडी बताया दिया कि लिपिड सॉल्युबल है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, इसके जो रिसेप्टर्स होंगे वो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं। उसके बाद डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, टायरोसिन एंड आयोडीन, ठीक है। ये अपने जो ये रिसेप्टर्स हैं कैसे बनते हैं, कहाँ से बने, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो मैकेनिज्म एक्शन जो है रेगुलेट क्या करता है, थायराइड जो होता है आपको पता है मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट के अंदर इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है थ्रू जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन को ये अल्टर करता है क्योंकि इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब थायरॉक्सिन जो होता है ये थायराइड हार्मोन के अंदर जो एक हार्मोन है T4, ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेट बेजल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। अब बेजल जो मेटाबॉलिक रेट होता है उसको ये रेगुलेट कर रहा होता है, हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसके अंदर इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद इंडोलामाइन है, ठीक है, ये कहाँ से बनते हैं, ड्राइव फ्रॉम ट्रिप्टोफान, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल हैं, रिसेप्टर जो होंगे अगर लिपिड सॉल्युबल हैं तो उनके रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, इंट्रासेलुलर। ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि जो लिपिड सॉल्युबल हैं, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इनके रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे, ठीक है। वाटर सॉल्युबल जो होंगे, एक्शन क्या होगा, रेगुलेट बायोलॉजी का रिदम एंड मूड, ठीक है। बायोलॉजिकल जो रिदम्स होती हैं इसके अंदर स्लीप वेक साइकिल भी हो सकती है, उसके बाद जो मूड होता है उसको सबको ये क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब ये देखिए मेलाटोनिन जो होता है, मैंने भी आपको बताया कि स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल एंड सर्कैडियन रिदम्स, इन सब को क्या करते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब उसके बाद ये देखें एक कैरियर, ये जो हार्मोन होते हैं ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। थायराइड हार्मोन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल, इनके जो रिसेप्टर्स होंगे सेल के अंदर होंगे, ठीक है। अब ये देखें T4 था, ये ब्लड है और ये टारगेट सेल है, ठीक है। ब्लड से कहाँ पे आएगा, ये टारगेट सेल में आएगा। अब ये जो होता है ये T4 एक फ्री हार्मोन्स होता है, एक बाउंड होता है प्रोटीन के साथ, ठीक है, ये बाउंड है, ठीक है।
इन हार्मोन को ना TFTs इस तरह बोलते होते हैं, यानी फ्री थायराइड हार्मोन और इसी तरह थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। फ्री वाले जो होते हैं यानी मतलब वो क्या होते हैं, प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होते, ठीक है, वो हर जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं। बाकी ये जो होते हैं ये सिर्फ एक कैरियर प्रोटीन होती है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, उसके साथ वो बाइंड होते हैं और ये आपस में इंटर रिवर्सिबल हैं, आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, ब्लड के थ्रू टारगेट सेल के अंदर आएगा, फिर क्या होगा, इसकी एक बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है, इस प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करेगा। फिर फर्दर क्या होगा, जब इसकी बाइंडिंग हो जाएगी तो इसका जो रिसेप्टर्स होगा, फर्दर जो इसके रिसेप्टर बने हुए हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होगा कि सेल के अंदर है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल DNA के साथ यहाँ पे इसका रिसेप्टर लगा हुआ है। फिर क्या करेंगे, जाके DNA के साथ एक स्पेसिफिक जो साइट होगी वहाँ पे जाके बाइंड करेंगे और इसी तरह क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेंगे, mRNA बनाएंगे, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगी, उसके बाद थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स, उसके बाद जो प्रोटीन बन जाएगी तो फर्दर क्या करेगी, थायराइड हार्मोन जो होगा वो अपना रिस्पॉन्स ऐसे शो करेगा, ठीक है। तो इसका भी मैकेनिज़्म आपने एक दफ़ा देख लेना है। फर्दर हैं ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है, इसको मैं मज़ीद रिपीट नहीं करूँगा। अब ये भी जो था ये रिसेप्टर इन सेल न्यूक्लियस, ठीक है, ये दो मैकेनिज़्म आपने पढ़े हैं ना, रिसेप्टर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और रिसेप्टर इन सेल न्यूक्लियस। ये ऑलरेडी हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे वो कौन से हार्मोन्स होंगे, वाटर सॉल्युबल, ठीक है, यानी जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे। फर्दर क्या होगा, CAMP जो होगी वो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद CAMP बनेगा, CAMP क्या करेगा, प्रोटीन का इनेज को एक्टिवेट करेगा, फिर क्या करेगी, फास्फोरिलेशन ऑफ प्रोटीन कराएगी। इस तरह प्रोटीन जो होगी अपना रिस्पॉन्स इंड्यूस करेगी। उसके बाद जो सेल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके जो हार्मोन्स होंगे वो लिपिड सॉल्युबल होंगे, ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, सेल के अंदर आएंगे, न्यूक्लियस पे DNA के साथ जाके बाइंड करेंगे और क्या करेंगे, जीन रेगुलेशन को अल्टर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने एक दफ़ा देख लेनी है। फर्दर जो है सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल है जो इट इज़ प्रोड्यूस और रिलीज इनसाइड द सेल इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल लाइक अ हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर। जिस तरह न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, वो भी स्पेसिफिक जो सिनैप्स होता है, ठीक है, वहाँ से जाके वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, फिर अपना वो सिनेप्सिस के थ्रू अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आगे वो दूसरा एक सिनेप्स होता है, उसके साथ जाके रिसेप्टर होता है, वहाँ पे जाके बाइंड करते हैं। इस तरह इनका भी मैकेनिज़्म ऐसे ही है। इट हेल्प्स रिले एम्पलीफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द हार्मोन सिग्नल टू टारगेट मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल लीडिंग टू फिजियोलॉजी का रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसमें भी वही होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि रिले मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आएगी, उसके बाद उसकी फर्दर एम्पलीफिकेशन होगी, मतलब वो जो सिग्नल होगा वो एम्पलीफाई होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा टारगेट सेल के ऊपर, फिर वहाँ से क्या होगा, एक फिजियोलॉजी का रिस्पॉन्स इंड्यूस होगा। अब ये देखें मेजर टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, ये अपने याद रखने, सेकेंडरी मैसेंजर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। CAMP है मेनली, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहाँ से बनता है, फाउंड फ्रॉम ATP बाय कौन सा एंजाइम बनाएगा, एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है, ये एंजाइम है जो क्या करेगा, इसको बनाएगा। फिर फर्दर क्या करते हैं, एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज, ये फर्दर इसको एक्टिवेट करता है। और उसके बाद इन्वॉल्व इन एड्रेनल इन ग्लूकागोन एक्शन, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। CAMP जो होगा इसमें अपने याद रखना है कि CAMP की फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम कौन सा है, एडिनाइल साइक्लेज कैसे बनता है, ATP को क्या करता है, ये CAMP में कन्वर्ट करता है। फिर CAMP जो होता है प्रोटीन काइनेज को क्या करता है, एक्टिवेट कराता है। फिर आगे क्या करती है, प्रोटीन की ट्रांसलेशन कराएगी, तो इस तरह इसका फंक्शन जो है अपना परफॉर्म करेगी। उसके बाद CGMP है, जस्ट लाइक AMP, इसमें सिर्फ क्या होगा, एडिनोसिन की जगह गुआनोसिन हो जाएगी। तो ये बनेगा कैसे, फॉर्म बाय गोनासाइन साइक्लेज, वहाँ ऊपर एंजाइम कौन सा था, एडिनाइल साइक्लेज था, और यहाँ पे कौन सा होगा, ग्वानाइलेट डिनाइलेट था ऊपर, और यहाँ पे कौन सा है, ग्वानाइलेट साइक्लेज। और ये करेगा कि प्रोटीन काइनेज जी को, वहाँ पे PK था और यहाँ पे क्या है, प्रोटीन काइनेज G है, ठीक है। इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, इन्वॉल्व इन वैसोडाइलेशन विया नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है इसके थ्रू क्या करेगा, वैसोडाइलेशन, यानी सेल के अंदर जो वेजल की डायलेशन होती है वो कराता है, ठीक है। उसके बाद IP3 इनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट। अब ये जो होता है कहाँ से बनता है, प्रोड्यूस फ्रॉम फास्फो इनोसिटोल डाईफॉस्फेट, ठीक है, इससे बनेगा ये बाय
फास्फोलाइपेज, ठीक है, ये एंजाइम होता है, क्या करता है, फास्फोलाइपेजेस जो होते हैं यानी लिपिड्स की जो ब्रेक डाउन करा रहे होते हैं, वहाँ से ये हार्मोन जो होता है इसको बनाता है, काज रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये भी हार्मोन्स, ये सारे सेकंड मैसेंजर हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, अपने फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद DAG है, डाईएसाइल ग्लाइसिरोल, आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम PIP टू एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज C, ठीक है, प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट कराता है। उसके कैल्शियम आयन जो होते हैं ये भी एक्ट्स एज अ मैसेंजर बाय एक्टिवेटिंग एंजाइम एंड प्रोटीन रेगुलेटेड बाय IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। आई थिंक ये पीछे मैंने अगर गलत बोला तो इसको ठीक कर लेना है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है। आर वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पे बहुत सारे चैनल्स या कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, उनके थ्रू क्या करता है ये रेगुलेशन करा रहा होता है। अब सेकंड मैसेंजर जो होते हैं ये काम कैसे करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको ये डिस्कस कर लिया है कि ये देखें फर्स्ट मैसेंजर था ये लाइगेंड जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें जो फिगर में आप देखें ये फर्स्ट मैसेंजर है। उसके बाद क्या होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इसका रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है, जी प्रोटीन का ऊपर रिसेप्टर जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये आगे जी प्रोटीन लगी हुई है, ठीक है, ये जी प्रोटीन जो है ये आगे है। उसके बाद ये आगे एक एंजाइम है एडिनाइल साइक्लेज की एंजाइम है, ये आपको जो नज़र आ रहा है ना नेक्स्ट, एडिनाइल साइक्लेज की जो राउंड सा है एडिनाइल साइक्लेज है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि AMP को किस में कन्वर्ट करता है, CAMP, ATP को किस में कन्वर्ट करता है, CAMP में। उसके बाद एक्टिवेटेड फास्फोरिलेटेड काइनेज, उसके बाद एक प्रोटीन होती है PK फास्फोकाइनेज, उसको एक्टिवेट करेगा। फर्दर क्या करेगा, कैस्केड ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स मेटाबॉलिक स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। फर्दर क्या करता है ये अपना रिस्पॉन्स जो होता है उस तरह इंड्यूस कराता है, जैसे कि हमने पीछे देखा था वो जो प्रोटीन थी उसको क्या कर रहा था, उसकी फास्फोरिलेशन करेगा और वो जो प्रोटीन होगी वो सेल के अंदर क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी और उस तरह अपना क्या करेगी, फंक्शन परफॉर्म करेगी। सेलुलर सिग्नलिंग, ठीक है, सिग्नलिंग जो होती है यानी सेल जो होते हैं आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, जब भी इनको कोई रिस्पॉन्स मतलब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है वो मिलता है तो सेल आपस में कैसे एक दूसरे को मैसेजेस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने चीज़ें याद रखनी है कि एक सिग्नल, 3 चीज़ें होंगी मेन, एक सिग्नल होगा या लाइगेंड जिसको बोलते हैं, रिसेप्टर होगा, उसके बाद कैस्केड ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद रिसेप्टर के बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है, उसके बाद फिर क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने 3-4 हैं इसके पॉइंट्स, यानी इसके अंदर जो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, यानी कैसे ये सेलुलर सिग्नलिंग जो है वर्क कैसे करती है, कैसे काम करती है। फर्दर इसमें आप देखें स्टेप्स ऑफ सेलुलर सिग्नलिंग, ये मैं आपको चीज़ बता रहा था कि स्टेप्स क्या क्या हैं। रिसेप्शन होगी, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होगा, ठीक है, रिसेप्टर के ऊपर देखें जाके बाइंड कर रहा है, ठीक है। ये क्या होगी, रिसेप्शन होगी, मतलब सिग्नल ने क्या किया, एक रिसेप्टर था उसने सिग्नल को क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या होगी, सिग्नल ट्रांसडक्शन होगी, ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि सिग्नल जो होता है रिसेप्टर से टारगेट सेल के पे जाके क्या हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस भी आती हैं, ठीक है। ट्रांसडक्शन में आप देखें अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन डैट ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर टू द टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या हो रही है, उसकी ट्रांसडक्शन हो रही है, मतलब सिग्नल रिसेप्टर से कहाँ पे जा रहा है, टारगेट मॉलिक्यूल की तरफ जा रहा है, तो उसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस भी आएगी। उसके बाद क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो फाइनल आउटकम ऑफ सिग्नलिंग पाथवे क्या हो सकता है, रिस्पॉन्स सेल डिवीजन भी हो सकती है, डिफ्रेंशिएशन भी हो सकती है और अपॉप्टोसिस, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। तो ये आपका था लेक्चर हार्मोन्स पे, तो होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू गाइस कैन आस्क।